डियर स्टूडेंट्स, सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी साइंस बुक से चैप्टर 2। चैप्टर का नेम है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई, यानी हमारे नेकेड आई से कुछ ऐसा भी लिविंग वर्ल्ड है जो नहीं दिख सकता है और वो हमारे आंखों के सामने इनविजिबल है। तो उसे देखने के लिए कैसे हम देख सकते हैं, उसे कैसे हम लोग उसको पता लगा पाए हैं, सबके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का ये जो वीडियो है वो एनसीईआरटी नेविगेटर बैच का है। एनसीईआरटी नेविगेटर बैच क्या है? तो एक ऐसा बैच है जिसमें हम लोग लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी के न्यू बुक को स्टडी कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था यहाँ तक। यहाँ से हमें पढ़ना था व्हाट इज सेल से। तो सेल क्या होता है? ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल, यानी कि दुनिया का हर लिविंग बींग सेल से बना होता है। आप इसे ऐसे समझ लीजिए जैसे हमारे घर में एक दीवार होता है, तो दीवार क्या होता है? ईंट से बना होता है। बहुत सारा ईंट मिलके एक दीवार बनाता है। सेम ऐसे ही हमारा बॉडी बहुत सारा सेल से मिलके बना हुआ है, यानी बहुत सारा सेल मिलके हमारे बॉडी का फॉर्मेशन किया है। यू माइट वंडर व्हाट सेल एक्चुअली लुक लाइक। आप जब देखेंगे सेल का स्ट्रक्चर तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कि आखिर सेल ऐसा दिखता है क्या। Let us take a closer look at the basic structure of a cell using a microscope। चलिए एक काम करते हैं, माइक्रोस्कोप उठाते हैं और देखते हैं कि आखिर सेल दिखता कैसे है। उसके आगे मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बता दूं कि जब रॉबर्ट हुक डिस्कवर किए थे सेल को, तो उन्हें ये सेल कुछ ऐसा दिखा था। अगर मैं यहाँ से जूम करके दिखा पाऊँ तो उन्हें एक सेल ऐसा दिखा था। ऐसा मतलब आप देखिए कुछ हद तक ये हमारा हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर है। हनीकॉम्ब यानी कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, कुछ हद तक उन्हें सेल ऐसा दिखा था और इसीलिए उन्होंने इसका नाम सेलुला रखा था और वही मॉडिफाई होकर आज के डेट में सेल बन गया है। आगे हम बात करें तो देखिए एक एक्टिविटी है जिसमें हम समझेंगे कि कैसे सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सेल को आखिर हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो सच में दिखता कैसे है। उसके लिए एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक अनियन ले लेना है। अनियन बल्ब का मतलब एक जो पूरा प्याज होता है उसको ले लेना है अपने किचन से या फिर गार्डन से, जहाँ से भी आप चाहें। वॉश कर लेना है, उसको धो लेना है वाटर से। उसके बाद आपको कट कर देना है ओनियन बल्ब को वर्टिकली इनटू पीसेज, यानी कि ऐसा अगर ओनियन है तो बीचों बीच इसको कट कर देना है। बीचों बीच मतलब ऐसे अगर रखा हुआ है ओनियन, मान लीजिए ऐसे ओनियन रखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसको बीच से ऐसे कट कर देंगे। कट करने के बाद टेक वन पीस ऑफ ओनियन, उसमें से एक पीस को आपको ले लेना है एंड पुल आउट द थिन ट्रांसपेरेंट लेयर फ्रॉम इट्स इनर सरफेस। आप जब उसमें का देखिएगा वहां पे एक सरफेस, दूसरा, तीसरा ऐसे होगा ना, तो सबसे ऊपर वाला सरफेस हटा देना है। जस्ट उसके नीचे देखिएगा एक पतला सा लेयर होगा, एकदम से पतला सा लेयर होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले उसे ले लेना है विद द हेल्प ऑफ अ फोर्सेप्स। फोर्सेप्स की हेल्प से, यहाँ पे देखिए फोर्सेप्स की हेल्प से आपको क्या करना है, उसको हटा लेना है एकदम से जो पतला से छिलका होगा। दिस लेयर इज कॉल्ड द ओनियन पिल। ये जो पतला सा लेयर एकदम सा होता है उसे ओनियन पिल बुलाया जाता है। प्लेस द पिल इन द पेट्री डिश कंटेनिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सेफ्रिन। रेड कलर का जो स्ट्रेन होता है सेफ्रानिन, आपको क्या करना है, सबसे पहले एक पेट्री डिश लेना है और उसमें सेफ्रानिन नाम का जो केमिकल होता है, जो रेड कलर का होता है, जो लैब में होता है, आपको रख देना है। और 30 सेकेंड तक, देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे रेड कलर का केमिकल सेफ्रानिन रख देना है। उसके बाद उसमें ओनियन पिल को रख के 30 सेकेंड तक आपको वेट करना है। दिस विल गिव अ पिंकिश कलर टू द सेल एंड हेल्प अस सी देम क्लियरली। देखिए अभी तक जो सेल था एकदम से वाटर के कलर का था, ट्रांसपेरेंट था, तो वो नहीं दिख सकता था। लेकिन जब भी आप सेफ्रानिन रखेंगे तो देखिए ये कैसा हो गया है, तो कुछ हद तक आपको पिंक कलर का या फिर येलोइश कलर का हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको क्लियरली देख पाएंगे माइक्रोस्कोप में। विद द हेल्प ऑफ थिन ब्रश, पतला सा एक ब्रश लेना है। ट्रांसफर द ओनियन पिल टू अनदर पेट्री डिश कंटेनिंग वाटर टू रेज द पिल एंड रिमूव द एक्स्ट्रा स्ट्रेन। आपको क्या करना है, उसके बाद इसको ट्रांसफर कर देना है किसी दूसरे बर्तन में, जहाँ पे पानी से उसको हल्का सा एकदम से आराम से उसको धो देना है। धो देने पे क्या होगा, उसमें जो एक्स्ट्रा जो लेयर सेफ्रोनिन का लगा होगा वो हट जाएगा। नाउ केयरफुली प्लेस द स्ट्रेन्ड ऑनियन पिल ऑन द ग्लास स्लाइड यूजिंग अ थिन ब्रश। अब एक पतला सा ब्रश लेना है। पतला सा ब्रश लेके, देखिए यहाँ पे पतला सा ब्रश लेके क्या करना है, यहाँ पे जो स्लाइड है, जहाँ पे हम माइक्रोस्कोप का जो स्लाइड जहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे इसको पतला सा रख देना है। इंश्योरिंग इट डज नॉट ब्रेक और फोल्ड। और ये ध्यान में रखना है कि वो टूटना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत पतला होता है, ना ही फोल्ड होना चाहिए, मतलब मुड़ना चाहिए। पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ओवर द अनियन पिल।
जो अनियन पील होगा, यहाँ से जो प्याज का छिलका पतला सा एकदम से होगा, उस पे क्या करना है आपको, ग्लिसरीन का थोड़ा सा अमाउंट रख देना है। ध्यान रखिएगा ग्लिसरीन कहाँ मिलेगा, तो वो भी आपको लैब में मिल जाएगा। विल प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ द सेल एंड इम्प्रूव क्लियरिटी फॉर बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ सेल। अच्छा, ग्लिसरीन रखने से क्या होगा, तो ये कहीं ना कहीं सेल को मतलब ड्राई सूखने नहीं देगा, क्योंकि आप सेल को जब पानी से बाहर निकालेंगे तो सूखने का डर रहेगा, तो सूखने नहीं देगा। और उसके बाद ये विजुअलाइजेशन ज़्यादा अच्छा करवा देगा, मतलब देखने में हमें आसानी होगी। स्लोली प्लेस अ कवर स्लिप ओवर द पिल यूजिंग अ नीडल। उसके बाद पतला सा एक नीडल लेके धीरे से उसके ऊपर क्या करना है, कवर स्लिप लगा देना है। आगे देखिए, सच दैट नो एयर बबल गेट्स ट्रैप्ड। ध्यान रखना है कि ऐसे लगाना है कि एक भी एयर का बबल उसके अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि एयर का बबल आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यूज ब्लॉटिंग पेपर, उसका ब्लॉटिंग पेपर का यूज करके जेंटली वाइप ऑफ एनी एक्स्ट्रा ग्लिसरीन अराउंड द एज ऑफ द कवर स्लिप। देख लीजिए अगर कवर स्लिप के चारों तरफ अगर कुछ भी एक्स्ट्रा ग्लिसरीन बचा हुआ है तो उसको पोंछ देना है, कपड़ा लेके उसको पोंछ के हटा देना है। व्यू द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ फोल्डेस्कोप। आपको एक माइक्रोस्कोप या फोल्डेस्कोप ले लेना है और उसके अंदर देखिए कैसे ये बच्चा यहाँ से देख रहा है, वैसे ही आपको क्या करना है, यहाँ से माइक्रोस्कोप में झांक के देखना है। आगे देखिए, कंपेयर इट विथ फिगर 2.3c। अब देखिए फिगर 2.3c कहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देखिए, जो यहाँ पे ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो आपको ऊपर वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये 2.3c स्ट्रक्चर है। आपको इससे कंपेयर करना है जो आपको दिख रहा होगा। व्हाट सिमिलैरिटी डू यू फाइंड इन फिगर 2.3c एंड फिगर 2.3d। अगर आप 2.3c को और 2.3d को देखेंगे तो आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख रहा है ना। पता है 2.3d क्या है? 2.3d एक वॉल का स्ट्रक्चर, एक दीवार का स्ट्रक्चर है। ये जो है दीवार का स्ट्रक्चर है और ये जो है आपका सेल का स्ट्रक्चर है। अब देखिए आपको बहुत सारा सिमिलैरिटी लग रहा होगा, मतलब एक दीवार जैसा ही होता है। यू विल ऑब्जर्व नियरली रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर। अच्छा, पूरा रेक्टेंगुलर नहीं है, वो बहुत हद तक रेक्टेंगुलर है। अंडर द माइक्रोस्कोप दिज आर द सेल्स ऑफ द अनियन पिल। जो अनियन पिल था उसका सेल यही तो है। विच आर क्लोजली अरेंज विदाउट एनी स्पेस बिटवीन देम। जो कि एकदम से एक दूसरे के बगल में अरेंज है, बिना किसी यहाँ पे गैप के। ट्राई टू ऑब्जर्व द पिल्स ऑफ द लीफ ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। अब आपको काम क्या करना है, वैसे ही अलग अलग जो भी प्लांट आपको दिख रहा है उसका पत्ता लेके और उसको ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप में। यू विल फाइंड दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। आपको पता चलेगा जितना भी प्लांट आप देखेंगे सबका सब किससे बना होगा, सेल से बना होगा। व्हाट डू यू थिंक द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज मेड ऑफ। तो आपको क्या लगता है, क्या एनिमल का बॉडी किसी और चीज से बना होगा? नहीं, वो भी सेल से बना होगा। चलिए, तो अब प्लांट का तो देख लिए, अब बात करते हैं क्या एनिमल का बॉडी किसी और चीज से बना होता है क्या। देख लेते हैं। रिंस योर माउथ विथ क्लीन वाटर। सबसे पहले ये दूसरा एक्टिविटी है, लेट अस इन्वेस्टिगेट तीसरा। तो आपको क्या करना है, मुंह में पानी रख के जो ग्लाला किया जाता है, कूला किया जाता है ना, सुबह में जब आप मुंह धोते हैं उस समय मुंह से पानी निकालते हैं ना, मुंह में पानी रख के, तो वैसे ही रिंस करना है, माउथ को साफ कर लेना है। यूज द ब्लंट एंड ऑफ अ क्लीन टूथपिक एंड जेंटली स्क्रैप इनसाइड ऑफ योर चीक। आपको क्या करना है, एक टूथपिक का ब्लंट एंड, शार्प एंड नहीं लेना है, ब्लंट एंड लेना है और हल्का सा एकदम से आराम से आपको क्या करना है, अपने चिक के अंदर हल्का सा लगाना है। प्लेस द स्क्रैपर मटेरियल इन द ड्रॉप ऑफ वाटर और ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड एंड स्प्रेड इट इवनली। आपको क्या करना है, वो जो स्क्रैप्ड मटेरियल, जो थोड़ा सा आपको जो भी स्किन आपको आ गया होगा हाथ में, उसमें उसको क्या करना है, ड्रॉप ऑफ वाटर में रख देना है और एक क्लीन ग्लास स्लाइड पे आपको रख देना है। एड अ ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू। और आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे इसको लिए और ग्लास पे रख दिए, मान लीजिए आप यहाँ पे लिए और इसको ग्लास पे रख दिए, उसमें क्या करना है, आपको मिथाइलिन ब्लू अलग से ऐड कर देना है। और ब्लू कलर स्ट्रेन, एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है जो आपको लैब में अगेन मिल जाएगा। ओवर द मटेरियल ऑन द स्लाइड, वो जो स्लाइड पे मटेरियल रखा हुआ था उस पे रख देना है। एडिंग स्टेन इम्प्रूव्स द विजिबिलिटी ऑफ द मटेरियल। जैसे हम वहां पे रख रहे थे ना, वैसे ही सेफ्रोनिन रख रहे थे ना, वैसे ही मिथाइलिन ब्लू इसमें ऐड करेंगे तो ब्लू कलर कुछ हद तक बन जाएगा। अंडर द माइक्रोस्कोप बाई इंक्रीजिंग द कॉन्ट्रास्ट।
आपको क्या करना है, इसको रख के और माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखना है। आफ्टर 1 मिनट, मतलब ये जब माइक्रोस्कोप में रखेंगे तो वो क्या करेगा, उसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देगा। कॉन्ट्रास्ट बेसिकली आप कहिए कि चमक उसका बढ़ा देगा, माइक्रोस्कोप में क्लियर दिख पाएगा। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद ऐड अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन। अगेन आपको इसमें भी ग्लिसरीन ऐड करना है। क्यों ऐड करना है? तो ये ऐड करना है ताकि वो जो सेल हो वो ड्राई ना हो पाए। यहाँ से आपको एक चीज सीखने को मिला कि जब भी हम ग्लिसरीन ऐड करते हैं तो कोई भी चीज को ड्राई होने से बचाता है। ग्लिसरीन का काम क्या होता है? ड्राई होने से बचाता है। एक और चीज हमने पढ़ा था कि उस समय वहां पे अगर वो प्लांट का सेल था तो उसमें हम कुछ और रखे थे, सेफ्रानिन रखे थे। अगर एनिमल का सेल होगा तो उसमें हम मिथाइलिन ब्लू ऐड करते हैं। अगर एनिमल का सेल होगा तो मिथाइलिन ब्लू। और देखिए अगर ये प्लांट का सेल था तो इसमें हम क्या ऐड कर रहे थे? तो यहाँ पे देखिए प्लांट का अगर सेल यहाँ पे था तो इसमें ये ग्लिसरीन तो यहाँ पे भी ऐड हो रहा था ना। देखिए ये जो ग्लिसरीन है यहाँ पे भी ऐड हो रहा है। और ये क्या कर रहा है? ग्लिसरीन ड्राइंग से बचा रहा है, सूखने से बचा रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे था, कहाँ था? हाँ यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे सेफ्रानिन हम ऐड कर रहे थे। प्लांट का सेल था तो सेफ्रानिन, ओनियन एक तरह का प्लांट ही होता है, तो प्लांट के सेल में सेफ्रानिन जो कि रेड कलर का ये होता है, स्ट्रेन होता है। और एनिमल सेल का अगर बात आ जाएगा तो एनिमल सेल में आपको क्या रखना होता है? मिथाइलिन ब्लू, जो कि ब्लू कलर का स्ट्रेन आ जाता है। आगे आपको क्या करना है? नाउ केयरफुली प्लेस अ क्लीन कवर स्लिप। सेम ऐसे ही आपको इसमें भी कवर स्लिप लगा देना है उसके ऊपर। और जो भी एक्सेस ग्लिसरीन होगा उसको, जो भी एज पे बच जाएगा, किनारे पे बच जाएगा, उसको कवर स्लिप से जो भी ब्लॉटिंग पेपर का यूज करके वहां से पोंछ के हटा देना है। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप। आपको उस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखना है। एंड ड्रॉ व्हाट यू सी इन द नोटबुक। और जो आप देखे हैं उसको नोटबुक में ड्रॉ करना है। आपको क्या मिलेगा? कुछ हद तक ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व किया? आपको क्या देखने को मिला? यू विल ऑब्जर्व अ पॉलीगॉन शेप्ड स्ट्रक्चर एज शोन इन द फिगर। आपको एक पॉलीगॉन जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, जो आप मैथ्स में पढ़ते हैं ना, पॉलीगॉन, एक तीन से ज्यादा, तीन या तीन से ज्यादा साइड वाला, तो वो आपको देखने को मिलेगा। दीज आर चीक सेल, यही तो चीक सेल है। विच फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ योर माउथ, जो हमारे माउथ जो होता है, मुंह होता है, उसका इनर लाइनिंग जो बनाता है वो तो सेल ही तो होता है, वो सेल ही तो आपको दिख रहा है। What similarity and difference did you observe between the cell of onion peel in the activity 2.2 and human cheek cell in activity 2.3? आपको क्या इसमें कुछ सिमिलैरिटी दिख रहा है? आपको सिमिलैरिटी दिख रहा है? दिख रहा है। क्या क्या दिख रहा है? तो यू हैव ऑब्जर्व दैट, आपने ऑब्जर्वेशन किया कि सेल में तीन मेन पार्ट है। यहाँ पे एक अ थिन आउटर लाइनिंग, अ सेंट्रल रीजन एंड अ स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर इनसाइड इट। आपने ऑब्जर्व किया कि जो प्लांट सेल था कुछ हद तक ऐसा मान लीजिए था, तो उसमें एक ऐसा बीच में ब्लैक कलर का था। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? इस दोनों सेल में देखिए, इसके भी बाहर एक पतला सा रीजन है, इसके भी बाहर पतला सा रीजन है, बीच में यहाँ पे कुछ स्पेस है, इसमें भी देखिए बीच में स्पेस है, और सबसे बीच में यहाँ पे कुछ बीचों बीच कुछ है, और यहाँ पे भी बीचों बीच कुछ है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो आउटर मोस्ट लेयर था, यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए, जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उस आउटर मोस्ट लेयर को, अच्छा इसको, इस पे नहीं आ पाएगा ना, चलिए ग्रीन कलर से ही कर लेते हैं। तो जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट लेयर को सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। किसी भी सेल में जो सबसे बाहर का लेयर होता है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूं तो यहाँ से देखिए, जो बाहर का, सबसे बाहर का ये जो मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? यही आउटर मोस्ट लेयर आपको दिख रहा है सेल का, और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द राउंड स्ट्रक्चर इन द मिडिल, इन द मिडिल, राउंड स्ट्रक्चर जो आपको मिडिल में है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये जो आपको बीच में दिख रहा है, यहाँ पे सेल के बीच में, सब में यहाँ पे तीन चार सेल जो है सब में बीच में दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस बोलेंगे। विच इज ऑल्सो कवर्ड बाई अ थिन मेम्ब्रेन, द स्पेस बिटवीन। अच्छा, आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियस भी एक पतला सा इसके भी ऊपर लेयर होता है। जैसे मान लीजिए अगर ये सेल है तो इसके बीच में न्यूक्लियस होता है। ये जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर पतला सा एक लेयर होता है जो आपको अभी नहीं दिख रहा होगा, और भी जूम करेंगे तो दिखेगा।
द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज फिल्ड विथ साइटोप्लाज्म। और बाकी ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, ये जो बाकी का बचा हुआ स्पेस यहाँ से दिख रहा है, ये जो आपको बाहर का स्पेस दिख रहा है जो कि इस दोनों के बीच में है, मतलब बाहर का लेयर और जो भीतर अंदर में न्यूक्लियस है उस दोनों के बीच में जो येलो कलर का आपको दिख रहा है रीजन, इसी को हम नाम क्या देते हैं? इसी को हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। इसके बीच में जो भरा हुआ है, नाम नहीं देते हैं बल्कि इसके बीच में जो यहाँ पे फिल है, इसी को साइटोप्लाज्म बुलाया जाता है। देखिए यहाँ से, द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज फिल्ड विथ साइटोप्लाज्म। दोनों के बीच में जो जगह बचा हुआ है वो साइटोप्लाज्म से बना हुआ है। दीज थ्री सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर द बेसिक थ्री पार्ट्स ऑफ द सेल। ध्यान रखिएगा, किसी भी पार्टिकुलर सेल में जो बेसिकली 3 पार्ट होता है, कौन कौन सा? पहला सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म और तीसरा न्यूक्लियस। यही तीनों क्या है? बेसिक पार्ट होते हैं किसी भी सेल के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी सेल के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, क्या क्या? तो पहला यहाँ से होता है सेल मेम्ब्रेन जो बाहर का सबसे पार्ट होता है, बीच में होता है यहाँ पे साइटोप्लाज्म और सबसे बीच में न्यूक्लियस होता है। Some cells like onion peel have an extra outer layer called the cell wall। देखिए क्या होता है, प्लांट सेल में इसके ऊपर भी एक पतला सा एरिया होता है, इसके ऊपर भी आपको एक पतला सा ये मिलेगा लेयर जिसका नाम होता है सेल वॉल। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स इन द सेल। पूछा हुआ है क्वेश्चन, कौन सा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है किसी सेल में? व्हाट फंक्शन डू दे परफॉर्म, और उसका क्या फंक्शन होता होगा? आर दीज फंक्शंस इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, और क्या ये फंक्शन इंपॉर्टेंट है लाइफ को मेंटेन करने के लिए? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको आंसर बताना है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है द सेल मेम्ब्रेन इनक्लोजेज द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। आपको पता है ये जो बाहर का लेयर सबसे आपको सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है, अच्छा इसको मिटा के एक बार हम फिर से ड्रॉ करते हैं जो ज़्यादा शायद बेहतर होगा। देखिए ये जो होता है बाहर का लेयर, इसी का नाम क्या होता है? इसी का नाम होता है सेल मेम्ब्रेन। बीच में होता है न्यूक्लियस और बाकी न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो ये आपको व्हाइट कलर का जो एरिया दिख रहा है, इसी का नाम क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। क्या लिखा हुआ है? द सेल मेम्ब्रेन इनक्लोजेज द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। देखिए ये जो आपको ये जो बीच का जगह दिख रहा है, ये सब साइटोप्लाज्म से फिल होता है, पूरा साइटोप्लाज्म से भरा हुआ है। तो यहाँ पे लिख रहा है कि ये जो पूरा अंदर का बीच का रीजन होता है साइटोप्लाज्म से फिल होता है। द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम द अनदर। और मान लीजिए जैसे यहाँ पे 3 सेल था, तो यहाँ सेल मेम्ब्रेन क्या कर रहा है? एक सेल को दूसरे से अलग कर रहा है। ये सेल अलग है, ये सेल अलग है, ये सेल अलग है। और कौन इसको अलग कर रहा है? इसका सेल मेम्ब्रेन, बाहर का जो लेयर है वही इसको अलग कर रहा है। इट इज पोरस। ध्यान रखिएगा जो सेल मेम्ब्रेन होता है पोरस होता है। कहने का मतलब इसके थ्रू कोई भी चीज अंदर या बाहर आ जा सकता है। कितना जा सकता है वो बाद में पढ़ेंगे, बस इतना समझिए कोई भी चीज इसके थ्रू आ जा सकता है। पोरस होता है, सेल मेम्ब्रेन का बात हो रहा है, पोरस होता है। और उसके बाद अलाउ द एंट्री ऑफ मटेरियल्स एसेंशियल फॉर द लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के लिए, लाइफ प्रोसेस क्या होता है? तो लाइफ में होने वाला हर एक चीज जो जीवन को चलाने के लिए इम्पोर्टेंट है, लाइफ को सस्टेन करने के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सब लाइफ प्रोसेस आता है। एंड द एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल, यानी सेल के अंदर कुछ जाएगा और सेल के बाहर कुछ अगर वेस्ट मटेरियल भी आएगा तो सबके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? वो होता है सेल मेम्ब्रेन, जो अपने थ्रू चीजों को आने जाने देता है। हो गया सेल मेम्ब्रेन। आगे पढ़ लेते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म कंटेन्स अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल एंड कंपाउंड सच एज। साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीज हो सकता है? कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, फैट हो सकता है, मिनरल्स हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है। और ज्यादातर जो लाइफ प्रोसेस होता है ना, वो साइटोप्लाज्म में ही होता है। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। मतलब देखिए जो बाहर का लेयर है, जो बाहर का लेयर है, इसको एक बार ध्यान से देखिए। ये जो आपको बाहर का लेयर दिख रहा है, ये क्या करेगा? इसके थ्रू चीजें आ जा सकती है अंदर बाहर। लेकिन ये जो बीच का लेयर है साइटोप्लाज्म, इसमें ही जितना भी रिएक्शन वगैरह होता है, जितना भी प्रोसेस होता है सेल में, वो सब ज्यादा से ज्यादा सेल मेम्ब्रेन में नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू चीजें आती जाती है, साइटोप्लाज्म के अंदर ज्यादातर चीजें होती हैं। आगे अगर बात करें तो न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस रेगुलेट ऑल द एक्टिविटी दैट ओकर विद इन द सेल। इट ऑल्सो रेगुलेट्स ग्रोथ। देखिए सेल में क्या क्या चीज होता है समझिए। तो जैसे आपका कंप्यूटर में सीपीयू होता है, वैसे ही हमारे सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होना है क्या नहीं होना है, सबका ब्रेन यहाँ पे बैठा हुआ है, जो कि है न्यूक्लियस, जो बीच में बैठा हुआ है।
द सेल वॉल इन द प्लांट सेल, ध्यान रखिएगा सेल वॉल हमेशा प्लांट सेल में ही पाया जाता है। ये क्या करता है? प्रोवाइड्स रिगिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। सेल वॉल का काम क्या होता है? प्लांट को रिगिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। बेसिकली प्लांट अगर सीधा खड़ा रह पाते हैं तब क्योंकि उसमें बोन नहीं है तो सेल वॉल ही हेल्प करता है जो वो सही से खड़ा रह पाते हैं। दिस इज वाई ऑल सेल्स आर अरेंज्ड कॉम्पैक्टली विथ ईच अदर एंड लुक फेम इन द स्ट्रक्चर। और इसी कारण से जितना भी सेल है वो स्ट्रक्चर में एकदम से फिट बैठते हैं, एक दूसरे से अच्छे से अरेंज होते हैं। देख लीजिए कुछ और भी स्टेप फर्दर का मतलब एक कदम और आगे जाके आपको क्या क्या चीज बताया गया है, थोड़ा सा सुन लीजिए। सेल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट हैव टीनी रॉड शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लास्टिड। सेल में आपको रॉड के जैसा एक स्ट्रक्चर मिलेगा, लोहा का जो रॉड होता है ना वैसा ही स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको प्लास्टिड होता है। सम प्लास्टिड्स लाइक क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। प्लास्टिड बेसिकली, अब देखिए उतना डिटेल में तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है ना, एनसीईआरटी है, बस आपको ये चीज दिया हुआ है। प्लास्टिड 3 तरह का, सबसे पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या होता है क्लोरोप्लास्ट? तो क्लोरोप्लास्ट बेसिकली ये जो होता है ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है और इसी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? तो ग्रीन को छोड़ के बाकी जितना भी कलर प्लांट में आता है, जैसे आप देखिएगा बहुत सारा प्लांट जो होता है उसका फ्लावर येलो कलर का होता है, रेड कलर का होता है, तो बाकी सब जो कलर देता है वो क्रोमोप्लास्ट होता है। और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? तो ल्यूकोप्लास्ट एज अ स्टोरेज काम करता है, ध्यान रखिएगा। तो सेल के बीच में आपको एक रॉड के जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा जिसका नाम होता है क्या? जिसका नाम होता है प्लास्टिड। आगे देखिए ये क्या करता है? विच मेक दम ग्रीन एंड हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस। और क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है। जो प्लांट के जो सेल होता है, जो प्लांट जितना भी होता है वो ग्रीन कलर का होने का कारण होता है क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट उसका क्लोरोफिल, और वही क्लोरोफिल हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में सनलाइट को एब्जॉर्ब करके। इन नॉन ग्रीन प्लांट, जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेज। नॉन ग्रीन प्लांट जो होगा उसमें जो प्लास्टिड होता है ल्यूकोप्लास्ट नाम का, वो स्टोर करने में हेल्प करता है। प्लांट सेल ऑल्सो हैव अ लार्जर एम्प्टी लुकिंग स्पेस कॉल्ड वैक्यूल। प्लांट सेल में आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक प्लांट सेल है, ये जो है हमारा प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल में आप देखेंगे ये पूरा जगह आपको खाली दिख रहा है, ये जो येलो वाला पूरा एरिया है ना, ये पूरा खाली है। और ये जो खाली येलो वाला एरिया है, इसी का नाम हम क्या देते हैं? इसी का नाम हम देते हैं वैक्यूल्स। ध्यान रखिएगा बहुत बड़ा एरिया प्लांट सेल में खाली होता है जिसका नाम होता है वैक्यूल्स। दिस हेल्प द प्लांट सेल स्टोर इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस। ध्यान रखिएगा वैक्यूल में क्या होता है, ऐसा नहीं कि ये निकम्मा है बैठा हुआ, नहीं, इसमें काम ये होता है कि जितना भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है वो सब यहीं पे आके स्टोर होता है। गेट रीड ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, यहाँ से चीजें जितने भी वेस्ट होती है वो भी बाहर जाती है, तो यहीं कहीं ना कहीं स्टोर करके रखता है, उसको जब जाना होगा तो जाएगा। एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, ध्यान रखिएगा ये सेल का जो शेप होता है, जो सेल प्लांट सेल ऐसा चौकोर आकार का दिख रहा है, इसको कौन हेल्प करता है ऐसे रखने में? तो वो भी कहीं ना कहीं वैक्यूल्स ही हेल्प करता है। दिस गिव्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट, और इस कारण से ये सपोर्ट और स्ट्रेंथ दोनों प्रोवाइड करता है। इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर यूजुअली नॉट प्रेजेंट, लेकिन ध्यान रखिएगा एनिमल का अगर सेल होगा तो उसमें वैक्यूल्स जनरली अब्सेंट होता है या फिर बहुत छोटा होता है। इफ प्रेजेंट दे आर यूजुअली स्मॉल, अगर वो प्रेजेंट भी होगा तो बहुत छोटा होता है। आगे ध्यान रखिएगा these small vacuoles store certain substances dissolved in water। ये यहाँ पे भी अगर एनिमल सेल में भी होगा तो वो भी स्टोरेज का ही काम करेगा। सो अ सेल इज नॉट जस्ट अ सिंपल बैग ऑफ लिक्विड। सो आप कह सकते हैं कि सेल सिंपल बैग ऑफ लिक्विड का नहीं होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट पार्ट्स, जिसमें बहुत सारा पार्ट से बना होता है। ईच विथ इट्स ओन स्पेशल फंक्शन, जिसमें हर किसी का अलग अलग फंक्शन होता है। टू अलाउ अ सेल एंड इन टर्न द इंटायर ऑर्गेनिज्म टू वर्क, और यही जो सेल होता है यही पूरा ऑर्गेनिज्म को वर्क करने में हेल्प करता है। चलिए देख लीजिए ये हमारा पूरा एनिमल का सेल है और ये है प्लांट सेल। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इस प्लांट सेल में दो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। देखिए ये अंदर का लेयर है जो कि सेल मेम्ब्रेन कहलाता है, और बाहर का जो लेयर है इसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं।
तो प्लांट में 2 लेयर होता है, अगर एनिमल का बात करें तो उसमें एक ही लेयर होता है जिसका नाम सेल मेम्ब्रेन होता है। एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है। We have now understand the basic structure of a cell। अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। And we now also understood their plant and animal cell differ in shape and structure। और प्लांट और एनिमल सेल शेप और स्ट्रक्चर दोनों में अलग होता है। प्लांट सेल बहुत हद तक स्फेरिकल आपको दिख रहा है, एनिमल सेल बहुत हद तक रेक्टेंगुलर दिख रहा है। डू डिफरेंट एनिमल सेल ऑल्सो वेरी इन दियर शेप एंड स्ट्रक्चर। तो बात आता है कि क्या एनिमल का सेल वैसा ही हमेशा ऐसा स्फेयर के जैसा होता है क्या, या फिर इसका और भी आकार हो सकता है? तो देखिए, एनिमल का सेल अलग अलग तरह का होता है। वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल, नया टॉपिक कि क्या एनिमल का सेल अलग अलग तरह का होता है? तो हाँ, होता है। देखिए कैसे। जो हमारा मसल होता है ना, वो मसल सेल से बना होता है। और जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर नर्व सेल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे दोनों का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। जो हमारा मसल होता है वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर से बना होता है, नर्व सेल कुछ ऐसा होता है। नर्व सेल का काम क्या होता है? ये इंफॉर्मेशन कैरी करेगा, क्योंकि ब्रेन है, ब्रेन में प्रेजेंट होता है तो इंफॉर्मेशन कैरी करेगा। मसल सेल का काम क्या होगा? तो ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा, कॉन्ट्रैक्शन में, या फिर ये किस में हेल्प करेगा? रिलैक्सेशन में हेल्प करेगा। कॉन्ट्रैक्शन मतलब जब वो सिकुड़ जाता है, तो जैसे हम हाथ को अगर ऊपर रखते हैं तो हमारा जो बाइसेप्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब नीचे रखते हैं तो रिलैक्स होता है, ये चीज होता है। तो व्हाट आर द सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस यू कैन सी इन देम। तो क्या आपको स्ट्रक्चर देख के कुछ सिमिलरिटी डिफरेंस समझ में आ रहा है? देखिए, द मसल सेल इज शेप्ड लाइक अ स्पिंडल। देखिए, मसल सेल आपको स्पिंडल, इस शेप को स्पिंडल शेप बुलाया जाता है। व्हाइल अ नर्व सेल इज वेरी लॉन्ग, लेकिन नर्व सेल जो है लॉन्ग है, और इसमें बहुत सारा ब्रांच आपको दिखे, 1 2 3 ऐसे करके बहुत सारा ब्रांच आपको नर्व सेल में दिखेगा। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? सिमिलरली सम सेल्स आर राउंड इन शेप। वैसे ही कुछ सेल राउंड शेप के होते हैं, कुछ जो होते हैं लॉन्ग होते हैं और पतले होते हैं। द नंबर ऑफ सेल ऑल्सो वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब कोई छोटा ऑर्गेनिज्म होगा तो उसके बॉडी में 2-4 हजार सेल होगा, और बड़ा होगा तो लाखों करोड़ों सेल होता है होगा। व्हाई डू सेल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो क्वेश्चन आता है, आखिर सेल इतना अलग क्यों दिखते हैं? डज द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। तो क्या कोई भी सेल जो फंक्शन परफॉर्म करता है उसके हिसाब से उसका स्ट्रक्चर होता है क्या? चलिए बात कर लेते हैं। द यूनिक शेप साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल हेल्प देम कैरी आउट देयर स्पेसिफिक फंक्शन। तो हाँ, सही बात है, जिसका जो फंक्शन होता है ना उसके हिसाब से उस सेल का स्ट्रक्चर और शेप और साइज होता है। तो अलग अलग यूनिक शेप साइज और स्ट्रक्चर किसी सेल को उसका स्पेसिफिक, उसका अपने हिसाब से जो फंक्शन होता है उसका, वो करने में हेल्प करता है। बट हाउ डू दिस सेल हेल्प इन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी। लेकिन आखिर ये जो सेल होते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने में बॉडी में? लेट अस फाइंड आउट। चलिए देखते हैं, एक बार ढूंढते हैं। You observed in activity 2.3 that inner cheek cells are thin and flat। आप जो 2.3 एक्टिविटी था जहाँ पे हम लोग माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किए थे चीक सेल को, वहाँ पे आप देखे थे कि जो चीक सेल होते हैं पतले होते हैं, थिन होते हैं और फ्लैट होते हैं, मतलब एकदम से चौड़ा, ऐसे इस आकार के होते हैं लगभग, मतलब इस आकार के होते थे, मतलब ये फ्लैट कुछ हद तक था। दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लाइनिंग ऑन द इनर सरफेस ऑफ द चीक। हमारा जो चीक होता है उसका अंदर का जो सरफेस होता है उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करके रखते हैं। नर्व सेल ऑल्सो नोन एज न्यूरॉन्स। ध्यान रखिएगा, नर्व सेल या न्यूरॉन जो होता है ये क्या करता है? मैसेज कैरी करता है, मैसेज कैरी करता है हमारे बॉडी में। ये क्या था? The elongated shape and branched structure help them reach different parts of the body and pass on message quickly। ध्यान रखिएगा, उसका जो elongated shape होता है, वो जो लॉन्ग शेप था, वो उसको हेल्प करता है ताकि बॉडी का हर पार्ट में इंफॉर्मेशन या मैसेज को पास कर दे बहुत तेजी से। सिमिलरली प्लांट सेल ऑल्सो शो वेरिएशन। वैसे ही प्लांट सेल भी अलग अलग टाइप का हो सकता है। इन प्लांट्स टू सेल में भी, प्लांट में भी सेल कैसा हो सकता है? हो सकता है कुछ सेल प्लांट में रेक्टेंगुलर हो, कुछ इलोंगेटेड हो, कुछ ओवल हो, मतलब अलग अलग शेप का हो सकता है। कुछ ट्यूब के जैसा शेप का होगा। सम प्लांट सेल फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स, कुछ में लॉन्ग ट्यूब जैसा होगा। दे हेल्प कैरी वाटर थ्रू आउट द प्लांट। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है प्लांट में सेल जो लॉन्ग होता है, जो कि कहीं ना कहीं क्या करता है? पूरे प्लांट में वाटर को कैरी करने में हेल्प करता है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ग्रेड 7।
क्लास 7 में आपने डाइजेस्टिव सिस्टम तो पढ़ा है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का अलग-अलग पार्ट होता है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब अलग-अलग सेल से बना होता है। अ ग्रुप ऑफ मसल सेल्स आर प्रेजेंट इन द फूड पाइप। मसल सेल बहुत सारा ग्रुप उसका फूड पाइप में प्रेजेंट होता है। आपको बताना है फूड पाइप में क्या करता है, क्योंकि क्लास 7 आप पढ़ के आए हैं। चलिए, तो फूड पाइप में क्या करता है? तो फूड पाइप या ओसोफेगस में ये क्या करता है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है। क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है और रिलैक्सेशन करता है, और ये कैसा होता है? तो ये रिदमिक होता है। रिदमिक का मतलब ये एक रिदम में, एक मतलब सुर के जैसा होता है, जैसे संगीत का सुर होता है ना, वैसे ही मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स। और आपको बताना है इस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाल ऑफ ओसोफेगस का जो होता है, उसको हम नाम क्या देते हैं? बताइए, नाम क्या देते हैं? उसको हम नाम देते हैं, क्या देते हैं? इसको हम नाम देते हैं पेरिस्टैल्टिक, पेरिस्टैल्टिक मोशन। ध्यान रखिएगा, मोशन इसको नाम है, पेरिस्टैल्टिक मोशन देते हैं या फिर पेरिस्टैल्सिस भी बोल देते हैं। देखिए, उसके बाद आगे लिखा हुआ है दीज सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन अ वेव लाइक मैनर। वही मैंने आपको बताया है कि वेव लाइक मैनर में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं, जिससे क्या होता है, जो फूड होता है वो नीचे स्टोमक तक चला जाता है। दिस मूवमेंट इज पॉसिबल बिकॉज मसल सेल्स आर थिन, फ्लेक्सिबल एंड स्पिंडल शेप। ये मूवमेंट इसलिए पॉसिबल हो सका है क्योंकि मसल सेल क्या होते हैं? थिन होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो टूट ही जाएगा। स्पिंडल शेप का होता है। द स्टोमक ऑल्सो हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। हालांकि स्टोमक में भी अलग-अलग टाइप का सेल होता है फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। अलग-अलग सेल है, क्यों? क्योंकि अलग-अलग फंक्शन करना है। जैसे मसल सेल इन द स्टोमक वॉल हेल्प चर्न द फूड। मसल सेल जो स्टोमक में होता है वो क्या करता है? फूड को चर्न करने में हेल्प करता है। फूड का चर्न करने का मतलब जो फूड होता है वो डाइजेस्ट होता है, उसी को चर्निंग द फूड बोला जाता है। और कहाँ डाइजेशन होगा? स्टोमक के डाइजेशन को बुलाया जाता है चर्न द फूड। अदर सेल्स इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस। बाकी कुछ और भी सेल होता है स्टोमक में जो डाइजेस्टिव जूस में प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। आपको बताना है डाइजेस्टिव जूस कौन कौन सा होता है। चलिए, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। डाइजेस्टिव जूस जो आपका होता है वो कौन होता है? एक होता है आपका पेप्सिन, एक होता है आपका HCl, और एक होता है म्यूकस। 3 डाइजेस्टिव जूस होता है जो वॉल ऑफ स्टोमक में प्रोड्यूस होता है। एंड एसिड, और एसिड वही HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हेल्प ब्रेक डाउन द फूड। जो फूड को हेल्प करता है ब्रेक डाउन करने में। ऑल दिस सेल वर्क टुगेदर टू मेक डाइजेशन पॉसिबल। और ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा जो ये चीज है ना, पूरा सेल है, मतलब जो आपका स्टोमक का सेल है, कुछ वहां पे फूड पाइप का सेल है, पूरा सेल मिला के एक साथ काम करता है ताकि आपका फूड डाइजेस्ट हो सके। तो क्वेश्चन है, व्हाट आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है तो उसमें कैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे अब ऑर्गेनाइजेशन करने का मतलब, जैसे मान लीजिए एक ईंट है, दूसरा ईंट है, तीसरा ईंट है, ऐसे चौथा, पांचवा, छठा, और ऐसे करके पूरा दीवार बन गया। और ऐसा बहुत सारा दीवार बनेगा तो क्या होगा? पूरा एक मंजिल बन जाएगा। ऐसा बहुत सारा मंजिल बनेगा, 2-3 मंजिल ऊपर बनेगा तो पूरा एक घर बन जाएगा। तो ऐसे ही बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी होता है या लिविंग थिंग का बॉडी होता है, उसमें कैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो यहाँ से देखिए, द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ कॉम्प्लेक्स वे। बहुत कॉम्प्लेक्स, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है जिसको समझना बहुत मुश्किल है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो लाइफ का बेसिक यूनिट होता है, जस्ट लाइक द ब्रिक ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ द वॉल। जैसे जो दीवार होता है वो छोटा छोटा ईंट से बना होता है, वैसे ही हमारा बॉडी सेल से बना होता है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल फॉर्म अ टाइप ऑफ टिश्यू। देखिए, जैसे मान लीजिए सेल है सबसे छोटा, जैसे मान लीजिए ईंट है, तो ये सेल क्या है? ईंट है घर का। वैसे अब बहुत सारा ईंट बना तो क्या मिला? बहुत सारा ईंट मिल गया तो बन जाएगा वाल। वैसे ही बहुत सारा सेल एक साथ आया तो उसका बन गया टिश्यू। और बहुत सारा दीवार मिलेगा, 4-5 दीवार मिलेगा तो एक कमरा बनेगा, एक रूम बनेगा। वैसे ही बहुत सारा टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बना दिया। जब बहुत सारा ऑर्गन यानी बहुत सारा रूम मिला तो एक क्या बना? एक फ्लोर, एक मंजिल बना। तो वैसे ही बहुत सारा ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बना दिया। और जब बहुत सारा मंजिल मिलता है तो एक बड़ा सा घर तैयार होता है। वैसे ही बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम मिला तो एक ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग थिंग का फॉर्मेशन हो जाता है।
यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ था, डिफरेंट टिश्यू, वही टिश्यू बहुत सारा होता है तो ये ऑर्गन बनाता है। बहुत सारा ऑर्गन जो होता है एक साथ काम करके ऑर्गन सिस्टम बनाता है, जो कि एक पार्टिकुलर फंक्शन करता है। जैसे कुछ ऑर्गन सिस्टम का नाम देख लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए कुछ ऑर्गन सिस्टम का नाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो सबसे पहला ऑर्गन सिस्टम का अगर नाम लिख दें तो ये होता है कौन सा, डाइजेस्टिव सिस्टम। पहला ऑर्गन सिस्टम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ब्लड के सर्कुलेशन में हेल्प करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तीसरा ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ऐसे मिला के बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम होता है और भी सारा होता है, सब मिला के टोटल मिला के हमारा एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखिएगा, दिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन help us understand how simple building blocks like cell come together to form a complex living being। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, हमें ये समझने में हेल्प करते हैं कि कैसे एक छोटा सा सेल बहुत सारा जब मिल जाता है लाखों करोड़ों खरबों की संख्या में, तो वो कैसे लिविंग थिंग का फॉर्मेशन करता है। द लाइफ ऑफ कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म बिगिंस विद अ सिंगल सेल। जो सिंपल सा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका जो लाइफ होता है वो एक छोटा सा सेल, एग से ये होता है, शुरू होता है। द एग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म हैज एन इमेजिंग एबिलिटी टू डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म अ कंप्लीट लिविंग बीइंग्स मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। जो एग होता है उसके पास एक कैपेसिटी होता है, जैसे एक एग होगा, मान लीजिए एग सेल है, तो ये क्या होगा, कुछ दिन के बाद ये डिवाइड होके एक से बन जाएगा, कैसे, दो बन जाएगा। फिर ये दो भी अपने आप को डिवाइड कर लेगा, ये दो से बन जाएगा, फिर चार, चार से आठ, आठ से 16, ऐसे करके ये बनते जाता है। सच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक से ज्यादा सेल होता है उसको मल्टी सेलर बोला जाता है। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, जैसे हमारे बॉडी में लाखों करोड़ों मिलियंस में सेल है, तो वो क्या होता है, मल्टी सेलर। प्लांट्स हो गए, ये सब एग्जाम्पल किसके होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के होते हैं। चलिए, तो यहाँ पे पिछले वाले ही पेज पे, अच्छा एक चीज देख लीजिए, जैसे मान लीजिए एक सेल है, अब एक सेल मिला के बहुत सारा ऐसा सेल मिल गया तो टिश्यू बन गया, ऐसा बहुत सारा टिश्यू मिल गया तो एक ऑर्गन हमारा पेट बन गया, और पेट वैसे ही हमारा स्टमक, उसके बाद यहाँ पे फूड पाइप, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बना लिया, जो कि होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम, बहुत सारा मिलके एक ऑर्गेनिज्म यानी कि ह्यूमन बीइंग का फॉर्मेशन कर दिया। हाँ, मैं क्या बता रहा था कि देखिए, जो भी लिविंग थिंग होते हैं, जितने भी लिविंग थिंग होते हैं, जो भी आपके लिविंग थिंग्स होते हैं, वो लिविंग थिंग क्या होते हैं, लिविंग थिंग बेसिकली हम इसको तीन कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। देखिए, पहला यहाँ पे हम नहीं लिख रहे हैं, अभी लिखेंगे। तो पहला होता है यहाँ पे कौन सा, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर। दूसरा होता है मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। और तीसरा होता है ए सेलुलर। ध्यान रखिएगा, ये जो ए होता है ना, निगेटिव वर्ड होता है। ए का मतलब नॉट होता है, ए का जो मतलब होता है वो क्या होता है, नॉट होता है। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में एक भी सेल नहीं। अब आपका क्वेश्चन है, सर ऐसा भी होता है क्या? हम तो पढ़ रहे हैं कि दुनिया में जितना भी लिविंग थिंग होता है सब सेल से बना होता है। ऐसा भी होता है? देखिए, एक नाम आता है जिसका नाम है वायरस। एक ऐसा चीज है जिसमें कोई भी सेल नहीं होता है, तो इसीलिए इसको ए सेलुलर बोला जाता है। यूनिसेलुलर मतलब यूनी, नाम से क्लियर है। यूनी का मतलब होता है वन, यानी कि जिसमें एक सेल होता है। पूछिएगा इसका एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल होता है अमीबा, पारामेसियम, ये सब कुछ एग्जाम्पल होता है, बस आपको नाम सुन लेना है। मल्टी सेलर, मल्टी का मतलब बहुत सारा, मल्टी का मतलब होता है मेनी, यानी कि इसका जो बॉडी होगा बहुत सारे सेल से मिलके बना होगा। चलिए आगे देख लेते हैं कितना तक और पढ़ना है। क्या ये अभी कंप्लीट हो जाएगा? बाप रे, अरे ये तो पूरा ये है। चलिए देख लेते हैं यहाँ से कितना और पढ़ाना है। लेट अस ऑब्जर्व ग्राउंड वाटर स्टैग्नेंट, लेट अस स्टडी। चलिए तो आगे देख लेते हैं। द योक ऑफ द योक
कोई भी एग को देखिएगा तो उसमें जो होता है ना 3 पार्ट होता है। एक बाहर का सेल, एक बीच का जो ये लिक्विड होता है और एक सबसे बीच में जो होता है वो होता है योक, जो कि येलो कलर का पार्ट होता है। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले यहाँ से जो योक होता है, जो कि येलो पार्ट होता है किसी भी एग का, जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रिच एग का, वो एक सिंगल सेल है। द लार्जेस्ट नोन सेल इन द लिविंग वर्ल्ड। ध्यान रखिएगा, सबसे लार्जेस्ट सेल कोई बोलेगा, कोई लार्जेस्ट सेल आपसे पूछेगा तो सीधा सा बोलिएगा ऑस्ट्रिच का एग दुनिया का लार्जेस्ट सेल होता है, जो कि लगभग 130 मिलीमीटर से 170 मिलीमीटर डायमीटर में होता है। ठीक है। द एग कंटेन्स एक्स्ट्रा नॉन सेलुलर मटेरियल। एग में और भी सारा चीज होता है, जैसे बाहर देख रहे हैं येलो कलर का, येलो कलर का जो होता है सेल होता है, बाकी व्हाइट कलर का और जो भी बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटेक्शन के लिए होता है, और जो व्हाइट लिक्विड होता है वो क्या करता है? नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एग जो होता है वो जो अंदर का जो योक है वही डेवलप होकर एक नया चिक का फॉर्मेशन करता है। वो जो डेवलप होता है वही चिक का फॉर्मेशन करता है, या फिर जो भी उसका यंग वंश होता है उसका फॉर्मेशन करता है। तो वो उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? तो उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? वो जो व्हाइट वाला पार्ट होता है ना, वो उसको कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये सब देता है। कब? तो उसका डेवलपमेंटल फेज में। चलिए यहाँ तक हम रहने देते हैं। आगे हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, जहाँ से हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ के और बाकी देखेंगे कहाँ तक खत्म हो रहा है। ठीक है।